प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ पाठ का अंतिम चरण अब हमारे सामने है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जनार्दन बदलू से मिलने के लिए बहुत दिनों के बाद आता है और बदलू से बातचीत करता है। बदलू उसे पहचान भी लेता है और पूछता है कि आज तो बहुत दिनों के बाद गांव में आए। तो जनार्दन उसे बताता है कि हाँ, काफ़ी दिनों से मैं इधर आ नहीं पाया क्योंकि उसके पिता का तबादला एक दूर के शहर में हो गया था। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं। कुछ देर फिर शांति रही, यानी जनार्दन और बदलू दोनों चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई न ही भट्ठी। मचिया हमने पढ़ा था, मचिया चारपाई होती है, यानी जिस चारपाई पर बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। न तो जनार्दन को वह मचिया दिखाई दी और न ही वह भट्ठी जिसमें बदलू लाख को पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। मैंने मतलब जनार्दन ने। तो जनार्दन ने बदलू से पूछा कि क्या आप आजकल काम नहीं करते, यानी क्या आपने चूड़ियाँ बनाना छोड़ दिया है? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब आप देखिए, बदलू ने कहा कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। यहाँ बदलू के कहने का अभिप्राय है कि अब मेरी बनाई हुई लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ बदलू के मन में एक पीड़ा है, अपने काम के बंद होने की और अपनी बनाई हुई चूड़ियों की पूछ न होने की पीड़ा दिखाई देती है। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। गांव-गांव में का मतलब है प्रत्येक गांव में, हर गांव में अब कांच का प्रचार हो गया है। कांच का प्रचार होने का मतलब है कि कांच का ही ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, यानी लोग कांच की चूड़ियाँ अब पहनने लगे हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। वह कौन? बदलू। बदलू बोला, मशीन युग है न यह लला, यानी कि लला यह मशीनी युग है, मशीन का युग है। युग मैंने समय, यानी आज का जो समय है वह मशीन का समय है, यानी कार्य मशीनों से होता है। पहले व्यक्ति कार्य किया करते थे, अब मशीनों से कार्य किया जाता है। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। आपको पता है पहले खेतों में बैलों से हल चलाया जाता था और खेत जोते जाते थे, और अब ट्रैक्टर के द्वारा खेतों को जोता जाता है। ठीक है, तो खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यानी बदलू ये कहना चाहता है कि कांच की चूड़ियों में लाख की चूड़ियों की बजाय ज़्यादा सुंदरता होती है। ठीक है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। जनार्दन ने कहा। अब आप ये देखिए कि जनार्दन ने यह बात क्यों कही, किस आधार पर कही। क्या आपको कोई पिछली बात याद आ रही है? इसके पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कि जनार्दन के जो मामा की छोटी लड़की थी आंगन में फिसलकर गिर गई थी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी थी और वो चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून भी बहने लगा था। तो वही बात जनार्दन को याद आ गई और उसने कहा कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, यानी खतरे से भरा होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला,
यहाँ बदलू जनार्दन की बात में अपनी बात मिलाता हुआ कहता है कि नाजुक मैंने नरम, कोमल। हाँ, कांच कोमल तो होता ही है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा बच्चों एक रोग होता है। दमा को अस्थमा भी कहते हैं। ये सांस का एक रोग है और इस रोग में रोगी को सांस लेने में बहुत कष्ट और कठिनाई होती है। ठीक है, तो जनार्दन को ऐसे लगा जैसे बदलू को दमा नामक रोग हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था का अर्थ होता है उम्र या आयु। आयु के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। शरीर ढलना का अर्थ होता है शरीर का कमज़ोर पड़ जाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाता है तो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे ही अब बदलू का शरीर भी उम्र के साथ साथ कमज़ोर पड़ चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। उभर आई थी मतलब साफ दिखाई देने लगी थी। जैसे आपने देखा होगा कुछ बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग होते हैं जो उनके हाथों पर, माथे पर, पैरों पर नसें साफ दिखाई देने लगती हैं। ये उम्र का फ़र्क होता है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। जाने कैसे यानी न जाने कैसे, पता नहीं कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका मतलब शक, संदेह। भांपना का मतलब होता है अनुमान लगाकर समझ लेना। यानी जनार्दन कह रहा है कि बदलू ने न जाने कैसे मेरे मन में जो शंका थी कि बदलू को कहीं दमा तो नहीं हो गया है, ये जो शंका थी, ये जो शक था, इसका बदलू ने न जाने कैसे अनुमान लगा लिया और बोला। कौन बोला? यहाँ बदलू बोलेगा। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब है मौसमी खांसी। कई बार होता है कि किसी मौसम के अनुसार किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है और उससे उसको खांसी आने लगती है। ठीक है, तो बदलू ने बताया दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। यानी महीने या 2 महीने से मुझे खांसी आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मुझे लगा, लेखक को ऐसा लगा जनार्दन को कि उसके अंदर, अंदर मतलब उसके मन में कोई बहुत बड़ी व्यथा। व्यथा का मतलब पीड़ा, दुख। जनार्दन को ऐसे लगा जैसे बदलू के मन में कोई बहुत बड़ी पीड़ा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काटना का अर्थ होता है काम धंधा बर्बाद कर देना, काम धंधा चौपट कर देना। तो लेखक यानी कि जो जिसका नाम फिलहाल इस कहानी में जनार्दन है, वह बच्चा, वो कहता है कि मैं देर तक सोचता रहा कि ये जो मशीनी युग आया है कि मशीनों का समय शुरू हो गया, सारा काम मशीनों से होता है। इस मशीन युग ने कितने ही लोगों के काम धंधों को बर्बाद कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बच्चों, आमतौर पर तो शांति हमें अच्छी लगती है, लेकिन जनार्दन कहता है कि मुझे शांति अच्छी नहीं लगी। इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों उसे शांति अच्छी नहीं लगी? उसे इसलिए नहीं लगी अच्छी क्योंकि वह देख रहा है कि जो बात चल रही है उस बात से बदलू के मन का जो दुख है वो उभर कर बाहर आ गया। उसे बदलू दुखी दिखाई दे रहा है और उस दुख के कारण न तो बदलू के पास कोई जवाब है और न ही जनार्दन के पास कोई जवाब है। दोनों चुप रहे, बोले नहीं। तो उस समय लेखक को, उस समय की जो परिस्थिति है वो लेखक को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लेखक विवश है, कुछ कर नहीं सकता, तो उसके दुख से लेखक भी दुखी हो रहा है।
आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। बच्चों यहाँ आप देखिए कितनी समझदारी की बात यहाँ दिखाई है लेखक ने, कि जो जनार्दन है अब बदलू के काम धंधे के बारे में बात करने के बजाय आम की फसल के बारे में बात कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ उसने बात का विषय बदल दिया। यहाँ से आपको एक बात समझनी चाहिए, आपको यह समझना चाहिए कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति बहुत दुखी है, जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं उस विषय से उसे बहुत दुख हो रहा है, उसकी पीड़ा उभर रही है और आपके पास उसकी पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस बात को वहीं छोड़कर और बड़े स्वाभाविक ढंग से अपनी बात का विषय बदल देना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का ध्यान उस दुख से हट जाए। यही जनार्दन ने किया और ये बहुत अच्छी बात होती है, हमें इस बात को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो जनार्दन ने पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब बड़ी प्रसन्नता से या उत्सुकता के साथ अब बदलू ने उत्तर दिया कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अब पहले जो अंदर शब्द आया था उस अंदर का अर्थ था मन में, यहाँ अंदर का अर्थ है घर के अंदर। तो आपको देखना है कि किस शब्द का कहाँ पर क्या अर्थ हो रहा है, ठीक है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरी रज्जो, यानी उसकी बेटी का नाम रज्जो था। अरी रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब का मतलब होता है किसी की ओर देखकर बात करना। फिर बदलू मेरी ओर देखकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। आप देखिए कि बदलू का स्वभाव कितना कोमल है, कितना नरम स्वभाव है। आगे देखिए, नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब इस पंक्ति में आपको बदलू का जनार्दन के प्रति बहुत लाड़ प्यार दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि बदलू ये बात बहुत लाड़ से कह रहा है, बहुत प्यार से कह रहा है, अधिकार से कह रहा है कि मैं बिना आम खिलाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए, यानी याद हो आए का मतलब है मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि बदलू जनार्दन के लिए मलाई बचाकर रखा करता था। तो जनार्दन को वही बात याद आ गई। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया का अर्थ होता है बांस की बनी हुई छोटी टोकरी। तो इतनी देर में ही बदलू की बेटी रज्जो घर के अंदर से एक बांस की एक टोकरी में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, शहरी ठहरे ना, इसका अर्थ है कि यहाँ बदलू जनार्दन पर व्यंग्य कर रहा है, उसका थोड़ा सा मजाक कर रहा है, उसके साथ थोड़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। यानी बदलू ये कहना चाहता है कि जो शहरी लोग होते हैं उनकी खुराक गांव के लोगों की खुराक से बहुत कम होती है, इसलिए कह रहा है तुम शहरी हो ना, इसलिए तुम इतने आम नहीं खा पाओगे। मैं तुम्हारी उम्र का था, ये उम्र शब्द है, वैसे उम्र होता है, म के पैर में र होता है, ये उन्होंने अपनी बोली में उम्र शब्द का प्रयोग
किया हुआ है बदलू ने। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। चौगुने, चौगुने होता है 4 गुना। मैं इसके 4 गुना आम एक बखत, बखत का मतलब वक्त, समय। तो वक्त को यहाँ बदलू ने अपनी बोली में बखत शब्द कहा है। तो मैं इसके चौगुने, इससे 4 गुना आम मैं एक वक्त में, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो और शब्द होता है इसके 3 अर्थ होते हैं। और मैंने तथा, और मैंने दूसरा या अन्य, और मैंने ज़्यादा या अधिक। तो यहाँ और का मतलब है अन्य, दूसरा या दूसरी। आप लोगों की बात दूसरी है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी देना। सिंदूरी एक आम की किस्म है। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। बच्चों, अंजुली क्या होता है? अंजुली को अंजलि भी कहा जाता है। अंजलि ये होता है कि जब हम दोनों हथेलियों को एक साथ मिला लेते हैं तो मिलाकर उनके बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हम कई बार कहते हैं कि ओक लगाकर पानी पीना। कई बार हम एक हाथ से बनाते हैं, कई बार दोनों हाथों को मिलाकर हम ओक बना लेते हैं ना। तो वही जो ओक होता है उसको अंजलि कहा जाता है। ये ऐसा दोनों हाथों को मिलाकर बनाया गया गड्ढा होता है जो किसी वस्तु को लेने या देने के लिए बर्तन के समान काम करता है। ठीक है, तो रज्जो ने 4-5 आम अपनी अंजुली में लेकर मेरी ओर यानी मेरी तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी जनार्दन ने जब रज्जो से आम लेने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो कहता है कि मेरी निगाह, निगाह का मतलब नज़र, मेरी नज़र एक क्षण, क्षण मैंने पल, मेरी निगाह, मेरी नज़र एक पल के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठकना का मतलब होता है अचानक रुक जाना, ठहर जाना। तो मेरी नज़र एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। फबना का मतलब होता है जचना, सजना या सुंदर लगना। तो रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, दृष्टि मैंने नज़र, जैसे निगाह मैंने नज़र है, दृष्टि मैंने भी नज़र है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी गांव के जो ज़मींदार थे, जो बड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मालिक होते हैं, ऐसे ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर ये मैंने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा बनाया था। इसके बाद कभी लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाई। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यहाँ हमें बदलू के स्वाभिमान का पता चलता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि बदलू वैसे तो चाहे लोगों को मुफ्त में ही चूड़ियाँ दे दे, लेकिन जब विवाह का अवसर आता था तो वह सारी कसर निकाल लेता था, क्योंकि विवाह के जोड़े का, सुहाग के जोड़े का महत्व और ही होता है। ठीक है, क्योंकि किसी के विवाह के अवसर पर जो वह चूड़ियाँ बनाकर देता था तो उन चूड़ियों के बदले में उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेर सारा उसे अनाज मिलता था और उसके बदलू के लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे वे अलग। ठीक है, तो इसलिए जब ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर बदलू ने ये जोड़ा बनाया तो उस जोड़े की बहुत कम कीमत ज़मींदार दे रहा था। 10 आने बहुत कम कीमत थी, तो बदलू ने वह जोड़ा नहीं दिया और ज़मींदार साहब को जवाब दे दिया
कि आप शहर से ही ले आओ। ये जो चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ रज्जों ने हाथों में पहन रखी हैं कलाइयों पर, ये वही चूड़ियाँ हैं जो बदलू ने ज़मींदार साहब की बेटी के लिए बनाई थी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। पश्चात मैंने बाद, थोड़ी देर बाद वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता मैंने खुशी, मुझे खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। अब बच्चों ये देखो कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, इसका मतलब जनार्दन ये कह रहा है कि बदलू हार तो गया लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। हार कैसे गया कि उसका काम धंधा चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी जो उसका स्वाभिमान था, जो उसके जीवन के सिद्धांत थे, वह उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, तो उसने हार नहीं मानी, वह जीवन से संघर्ष करता ही रहा। बेशक उसका काम बंद हो गया, उसकी गाय बिक गई, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी उसने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। देखो जैसे कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ऐसे ही जो बदलू था उसका व्यक्तित्व कांच की कमज़ोर चूड़ियों की तरह नहीं था। ठीक है, यानी बदलू पर चाहे कितनी भी विपत्ति आई, बदलू के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बदलू की गाय बिक गई, उसका काम बंद हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। उसने ज़मींदार को बहुत कम कीमत पर चूड़ियाँ नहीं दी। इससे पता चलता है बदलू के स्वाभिमान का। तो बच्चों हमें भी जीवन में स्वाभिमानी बनना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।